हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल को। देखो, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल भी होते हैं, यानी एक विद्युत अपघटनी सेल भी होते हैं। वो पढ़ो, वो थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उस सेल में हमने क्या किया था, एक पात्र लिया था और उसमें अपन ने विलियन भरा था और उसमें दोनों में हमने उसी में इलेक्ट्रोड लगा करके उसको बाहर किसी बैटरी से जोड़ दिया था और फिर इसमें अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। ऐसा सेल जो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे ये रसायन जो होता है इसका अपघटन हो जाता है और इससे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। आपने विद्युत धारा डाली, प्रवाहित की, विद्युत अपघट्य अपघटन हो गया अनेक उत्पाद में। ठीक, इसको तो बोलते हैं विद्युत अपघट्य सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपको प्रोसेस करवाना होगा, मतलब ये एक अस्वतः प्रक्रम का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब जाकर के हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे इसमें प्रोडक्ट H2 और Cl2 गैस मिलती है हमें, तो एनोड और कैथोड पर ये दोनों गैसें हमें ऑब्टेन होती है। लेकिन ये प्रोसेस कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें हम क्या करेंगे, रसायन होंगे हमारे पास में और उनसे हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो ऐसा सेल जो होगा वो कहलाएगा आपका विद्युत रासायनिक सेल। और इसमें होने वाला प्रक्रम जो होगा वो स्वतः होगा। स्वतः मतलब कि आपको दो रसायन भरे हुए हैं, जैसे ये एक पात्र अलग है और ये एक दूसरा पात्र है। ठीक, जैसे इस पात्र में भर रखा है ZnSO4 का विलियन और इसमें भर रखा है CuSO4 का विलियन। यहाँ पे ये विलियन आपने भर रखे हैं। अब अपन कहेंगे इस विलियन भर रखे हैं इसमें यहाँ तक, और इसमें लगे हुए हैं दो इलेक्ट्रोड। जैसे इसमें लगी हुई है Zn की इलेक्ट्रोड, ये Zn इलेक्ट्रोड है, और इसमें लगा हुआ है आपका Cu का इलेक्ट्रोड। ठीक, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये Zn मेटल है और ये Cu मेटल है, और इन दोनों को क्या कर दिया है, बाहर किसी एक परिपथ चालक तार से जोड़ दिया गया और यहाँ पे कोई विद्युत स्रोत लगा दिया गया, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, तो ये जल उठे या ये रोशन हो जाए, या फिर यूँ कह दें ये विद्युत उपकरण चालित हो जाए। तो अब अपन क्या करते हैं, या फिर हम कह देंगे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, यानी इसमें विद्युत धारा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कुछ न कुछ अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकें, इसके लिए यहाँ कोई उपकरण लगा देंगे, विद्युत उपकरण लगा देंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ इसके दोनों तरफ, इस तरफ यहाँ पे एक उल्टे यू आकार की नलिका फिट कर दी जाती है। इस उल्टे यू आकार की नलिका को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। इस उल्टे यू आकार की नलिका को कहते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। ये लवण सेतु जो होता है, यानी ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, इसमें क्या होगा कि एक तो भरा हुआ होता है आपका AgNO3 और एक आपका भरा हुआ होता है KCl सॉल्ट, और एक इसमें भरा होता है एगार एगार का पेस्ट, एगार एगार पेस्ट भरा हुआ रहता है। अच्छा, इस मिश्रण को भर करके ये जो उल्टे यू आकार की नलिका फिट कर दी जाती है। अब इसमें से मिश्रण नीचे नहीं गिरे, मिक्सर नीचे नहीं गिरे, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। यहाँ पे कॉटन प्लग में इसको गिरने से तो बचा लेगा, लेकिन कॉटन प्लग में आपको पता है महीन महीन रंध्र होते हैं। वो महीन महीन रंध्र क्या करते हैं, पूरे पदार्थ को तो नहीं गिरने देते हैं इन दोनों विलियन में, लेकिन उन रंध्रों में से ये इनके आयन, यानी कि AgNO3 और KCl के जो आयन है, ये इनमें जो होगा वो आयन आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इन रंध्रों का आकार इतना महीन होता है कि पदार्थ तो नहीं गिरता, लेकिन इसमें से आयंस का मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आयन का आकार इनके रंध्रों से भी छोटा होता है। तो ये एक जो सेल है, ये आपका है विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, या इसको डेनियल सेल कहते हैं। क्लियर? ये बात अपन इसमें पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि हमने ये कहा कि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगी, यानी ये दो अलग अलग पात्र हैं जिनमें रसायन भरे हुए हैं और इनमें रासायनिक ऊर्जाएं संचित है। वो रासायनिक ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी, जिससे ये विद्युत उपकरण चालित हो जाएगा। अब अपन कहेंगे कि ये तो हुई इसकी एक बनावट,
अब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, क्या होता है इसमें प्रोसेस, तो इसके बारे में अपन बात करें। तो अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमने विलियन भर रखा है ZnSO4 का, तो यहाँ तक ये ZnSO4 विलियन भरा हुआ है इस पात्र में। तो ZnSO4 एक विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य आप जानते हो कि उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में अपने आयनों में टूट सके। तो यहाँ पे एक तो Zn+2 आयन है और यहाँ पे एक है SO4-2 आयन। इसी तरह से यहाँ हमने भर रखा है CuSO4 का विलयन, जिसमें दो प्रकार के आयन मौजूद हैं, एक है Cu+2 आयन और एक है सल्फेट आयन। ये दो आयन यहाँ पे मौजूद है। तो हम कहेंगे इस पात्र में ये भर रखा है इसलिए ये दो आयन मौजूद हैं। इस पात्र में हमने ये CuSO4 भर रखा है इसलिए Cu+2 और SO4-2 आयन प्रेजेंट है। फिर हमने कहा कि ये उल्टे यू आकार की नलिका जिसमें ये भर रखे हैं और इसको अपन ने कॉटन प्लग से ब्लॉक कर रखा है ताकि ये पदार्थ नीचे ना गिरे, लेकिन रंध्रों में से आयन का प्रवाह हो सकता है। अब होगा क्या कि आप क्या देखोगे कि Zn एक धातु है जिसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इस Cu धातु से ज़्यादा होती है। ठीक, अब इस वजह से क्या होगा, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और Zn जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, Zn जो कि यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये हो जाएगी Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक, अब हमने कहा कि ये रहे इलेक्ट्रॉन, इसने डोनेट कर दिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये Zn एक ठोस है, और ठोस जब कोई अपने आयन त्याग कर देता है, यानी Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जब आयन बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और आयन बना लेता है, तो वो आयन क्या करते हैं, विलयन में आ जाते हैं। यहाँ विलयन में आ जाएंगे Zn+2 आयन, यहाँ नीचे Zn+2 आयन आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे। क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड पे रह जाएंगे और आयन जो होंगे वो इस विलयन में आ जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग किया है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है उसको कहते हैं एनोड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड आपका क्या है, एनोड है। ठीक, अभी हमने कहा ये एनोड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण प्रोसेस हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो इसी इलेक्ट्रोड पर है और आयन यहाँ पे इस विलयन में आ गए। इसी तरह से क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ये ग्रहण हो गया, त्याग होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस परिपथ से होते हुए, इस परिपथ से, इस चालक तार से होते हुए हम कहेंगे इस कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, तो अब आप बताओ इस विलयन में कौन कौन से आयन मौजूद है। इसमें एक तो Cu+2 आयन मौजूद है और एक है SO4-2 आयन मौजूद है। आप कहोगे सर 2 टाइप के आयन मौजूद है, ये और ये आयन। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को देख करके ये मांगते Cu+2 आयन इसकी तरफ दौड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन लेने के प्रयास करेंगे, क्योंकि CuSO4 में Cu+2 आयन तो चारों तरफ से है, इस विलयन में ये इलेक्ट्रॉन डूबी हुई है इन दोनों प्रकार के आयनों में, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ेगा कौन, Cu+2 के आयन। तो Cu+2 के आयन इसकी तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायन में से केटायन क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दौड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा कि भाई Cu+2 आयन जो कि कहाँ है, विलयन में है, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो कहाँ से आ रहे हैं, एनोड से आ रहे हैं, और होकर के ये हो जाएगा Cu में। अब एक बात बताऊं, जब भी कोई आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर Cu+2 आयन यहाँ जमा हो जाएंगे, ये Cu+2 आयन इधर आ जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अब हुआ क्या, प्रोसेस क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने का, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन हो गया। यहाँ पे तो हुआ है अपचयन, और अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर हो उसे बोलते हैं कैथोड। तो आपकी ये इलेक्ट्रोड क्या हुई, कैथोड हुई।
अब हम सिंपल ये बात कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को एनोड क्यों कहा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। फिर हुआ ये कि आयन तो आ गए यहाँ विलियन में, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस परिपथ से होते हुए, इस चालक तार से होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे। इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए कौन दौड़ेगा, Cu+2 आयन दौड़ेंगे, क्योंकि धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायन दोनों है। लेकिन एनायन केटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देखते ही इसकी तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और Cu उदासीन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये Cu सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। और यहाँ ये इलेक्ट्रोड कैथोड है और ये इलेक्ट्रोड एनोड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, आयन इधर से इधर गए, इधर से इधर जैसे गए, तो यहाँ से ये लवण सेतु या सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस आंतरिक परिपथ को पूरा करेगा, इस आंतरिक परिपथ को पूरा कर देगा। और जब पूरी परिपथ पूरा हो जाएगा, मतलब आयन इससे मूवमेंट इधर हो सकता है, तो अपन कहेंगे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हुई सिंपल प्रोसेस की बात में। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैसे ये एक प्रक्रिया होगी, थोड़ी देर बाद में ही ये फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो बंद हो जाएगा। और उसके पीछे रीज़न क्या है वो देखना। रीज़न ये है कि जैसे ही Zn+2 आयन यहाँ पे Zn ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया और Zn+2 आयन बने हैं, जैसे Zn+2 आयन बने हैं, तो आप बताओ यहाँ ऑलरेडी कौन कौन से, इस पात्र में ऑलरेडी कौन कौन से आयन मौजूद हैं। 2 टाइप के आयन मौजूद हैं, एक Zn+2 आयन मौजूद है और एक सल्फेट आयन मौजूद है। तो आप कहोगे सर Zn+2 आयन और सल्फेट आयन 2 मौजूद है यहाँ पे, तो और कौन सा आयन आ गया इसमें, तो हम कहेंगे Zn+2 आयन और आ गया। तो एक तो पहले से Zn+2 है, और Zn+2 आयन इस Zn की इलेक्ट्रोड से आ गए। तो आप बताओ Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो जैसे ही Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ेगी, ऋणायनों की तुलना में धनायनों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण हम कह देंगे, केटायनों की संख्या एनायनों से ज़्यादा हो जाने के कारण यह विलियन क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड विलियन हो जाएगा। ये थोड़ी देर में पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कह दोगे ठीक, ये तो हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि Zn+2 आयन आ गए जिसने Zn+2 की संख्या बढ़ा दी। ठीक, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस इलेक्ट्रोड पे गए। इस इलेक्ट्रोड पर कौन लेने के लिए दौड़े, Cu+2 आयन दौड़े। Cu+2 आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिससे विलियन में किसकी संख्या कम हो गई, क्योंकि Cu+2 तो Cu में बदल गया, तो विलियन में Cu+2 की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और Cu+2 की संख्या कम हो जाने के कारण सल्फेट आयनों की संख्या क्या हो गई, स्वतः ही ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से विलियन सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। विलियन कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि थोड़ी देर बाद ये विलियन ऋणावेशित है, ये विलियन धनावेशित है, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित विलियन को छोड़ के जाएगा क्या, ना। अगर मान लो इधर गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या इस ऋणावेशित विलियन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, उसी घड़ी आपका ये लवण सेतु अपना रोल निभाएगा और लवण सेतु कहेगा कि मेरे अंदर 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य आपने भर रखे हैं, एक AgNO3 भर रखे हैं और एक KCl भर रखा है। तो जरा देखना, मान लीजिए KCl जो है वो विद्युत अपघट्य हैं, और विद्युत अपघट्य होने के कारण वो अपने K+ और Cl- आयनों में टूटेगा। K+ और Cl- आयन यहाँ पे क्या मौजूद है, हाँ है, मौजूद है, K+ और Cl- है। ये विलियन कैसा हो गया था, Zn+2 आयनों के आने के कारण ये विलियन धनावेशित हो गया था। तो आप बताओ, इसको उदासीन करने के लिए क्या Cl- इधर से, इस रंध्रों से, रुई की रंध्रों से, कॉटन के रंध्रों से इधर से आ जाएगा, तो क्या विलियन पुनः उदासीन होने लगेगा, हाँ होने लगेगा। तो हम कहेंगे Zn+2 आयन जैसे इधर आएंगे तो Cl- आयन इन रंध्रों से निकल करके इन बड़े हुए धनायनों को ये ऋणायन अब आकर के इसको उदासीन करेंगे।
ठीक, इधर कुछ की संख्या, किसकी संख्या कम हो गई थी, Cu+2 आयनों की संख्या कम हो गई थी, तो बचे कौन, सल्फेट आयन, जिसकी वजह से विलयन ऋणावेशित हो गया। तो इस ऋणावेशित विलयन को उदासीन करने के लिए कौन आएगा, तो आप कहोगे K+ आयन यानी धनावेशित आयन इधर रंध्रों से आएंगे, जिससे धनायन जितने कम हुए हैं, जिसकी वजह से आवेश जितना धनावेशित आवेश कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज जितना कम हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज को K+ आयन इस साल्ट ब्रिज से निकल के इधर आएंगे, ताकि विलयन पुनः क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो आप बताओ, जब विलयन इस तरफ भी उदासीन है, इस तरफ भी उदासीन है, जब दोनों तरफ विलयन उदासीन होगा तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा? हाँ, होता रहेगा विद्युत धारा का प्रवाह, और ये प्रवाह रुकेगा नहीं। बात आई समझ में? लेकिन एक बात बताइए कि जैसे जैसे ये Zn+2 आयन निकलते रहेंगे तो ये Zn जो छड़ होगी, जिसमें Zn मेटल है, जिसमें Zn एटम है, और वो मेटल एटम तो आयनों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं, ढल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि ये Zn की छड़ धीरे धीरे वक्त के साथ में पतली होती जाएगी। और इधर देखो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए CuSO4 के Cu+2 आयन दौड़ रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए, और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सॉलिड बना रहे हैं, और ये सॉलिड होते इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, और जैसे इसके ऊपर जमा होने लगेंगे, ये वक्त के साथ में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। आप कहोगे कि भाई ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, ये Zn की छड़ तो पतली होती जाएगी, और Cu की छड़ जो है, Cu की जो इलेक्ट्रोड है वो मोटी होती जाएगी, यानी कि इसके तो मास में कमी आती जाएगी, और इसके मास में क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसका मास बढ़ता जाएगा। ये तो होगा इस दोनों इलेक्ट्रोड के साथ में। साथ ही साथ हम कहेंगे ZnSO4 विलयन में ZnSO4 विद्युत अपघट्य वो भी खर्च हो रहा है, और इधर CuSO4 का भी विद्युत अपघट्य खर्च हो रहा है। ये तो हुई 2 नंबर बात। तीसरी बात यह है कि सोल्ट ब्रिज ने क्या योगदान किया है। सोल्ट ब्रिज ने यह योगदान किया है कि जैसे ही विलयन धनावेशित हुए और इधर ऋणावेशित हुआ, तुरंत इसने अपने विपरीत आवेशित आयनों को इधर भेज दिया, जिसकी वजह से इधर तो जैसे Cl- को भेज दिया, इधर धनायन को भेज दिया, ताकि ऋणावेशित विलयन उदासीन हो जाए, इधर धनावेशित विलयन ऋणायनों के द्वारा उदासीन हो जाए। तो यानी कि दोनों पात्रों में विलयनों को उदासीन करने का काम करता है। दूसरा काम यह करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बाह्य परिपथ है, और ये आयनों का गमन ऐसे करने की वजह से ही क्या हो जाएगा, ये आंतरिक परिपथ बनाएगा। तो आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, तो ये इसके काम हुए। दूसरे क्या है, पूरा परिपथ पूरा करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। चौथी बात यह है कि इस लवण सेतु का काम है, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। ये आप अपन जो है इसकी सोल्ट ब्रिज के ये फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को हमने कहा एनोड, ठीक, तो ये एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है इसको अपन बोलेंगे हाफ सेल, और ये है कैथोड, और इस कैथोड को अपन बोलेंगे हाफ सेल, यानी कि इसको अर्ध सेल और इसको अर्ध सेल, दोनों अर्ध सेल मिलकर के क्या बनता है, कंप्लीट विद्युत रासायनिक सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। अब अपन कहेंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल वे में याद रखना चाहें, तो आप बताओ ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। इस लेफ्ट साइड पे क्या हुआ है, Zn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आप कहोगे सर ये लेफ्ट साइड में है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहा मैंने, तो आप कहोगे एनोड कहा, तो हमने कहा इसे एनोड कहते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड, कोई भी सेल होता है उसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होगा, तो इसकी वजह से ये एंड जो है वो नेगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन तो यही ठहर रहे हैं, आयन नीचे उतर रहे हैं, आयन विलयन में उतर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यही ठहर रहे हैं, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा उसके चार्ज के रेफरेंस में हम कह देंगे कि ये नेगेटिव चार्ज होगी। यानी आप कह दोगे कि इसे हम लोन से याद रख सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड जो में होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, उसे एनोड कहेंगे, और वो नेगेटिव चार्ज होगी इलेक्ट्रोड, यानी ये हाफ सेल जो होगा वो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट करके
करके याद रख लेंगे कि ये कौन सी कैथोड कौन सी साइड में होगा, राइट साइड में। उस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इस पर रिडक्शन हुआ है। उस पर उसको एनोड कहा है, हमने इसको कैथोड कहा है। वो नेगेटिव चार्ज है और ये क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कहलाएगी। तो ये तो आपका हुआ विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर? कि यहाँ पे जैसे इस इलेक्ट्रोड पर ये हाफ सेल हुई, हाफ सेल रिएक्शन ये हुई है, और इस सेल पर जो रिएक्शन हुई है वो ये हुई है। अब अगर अपन दोनों को एक साथ लिखें, मतलब ये तो एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की रिएक्शन है, तो एनोड पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, Zn सॉलिड ने क्या किया है, Zn+2 आयन बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। फिर उन इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, तो आप बोलोगे Cu+2 आयनों ने एक्सेप्ट किया है, जो कि विलियन में है, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। तो ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, ऐसे कंप्लीट सेल की रिएक्शन। ये तो कंप्लीट सेल की रिएक्शन हो तो हम दोनों को नेट रिएक्शन से शो करेंगे। तो मैंने बता रखा आपको कि इस पासे वाले को उधर वालों से काट दिया करो, और कोई कट नहीं रहा तो हम नेट रिएक्शन इस तरह से लिख देंगे कि ये तो हो गया Zn और इसने Cu+2 और गिव्स Zn+2 आयन एंड Cu। ये आपकी इस डेनियल शेल और गैल्वेनिक सेल की नेट रिएक्शन होगी। अब आपको मैं एक सिंपल वे में एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि मान लीजिए आपके पास में आपको यूँ कह दे कि आपके पास में एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एनोड Ag का बना हुआ है या फिर आप कह दो Pb का बना हुआ है। उस कंडीशन में कभी भी यहाँ पे KCl नहीं भरेंगे। मतलब इस सोल्ट ब्रिज में हम क्या करेंगे, ये KCl को नहीं भरेंगे। क्यों भाई, KCl को भरने से क्या होगा, क्योंकि Ag+Ag जो है वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एनोड का होगा तो Ag+ आयन बनाएगा, और उस Ag+ आयन को Cl- आयन इधर से आकर के उदासीन करेगा। जैसे Cl- उदासीन करेगा तो ये बन जाएगा AgCl का श्वेत अवक्षेप, वाइट प्रिसिपिटेशन आपको मिलेगा। वाइट प्रिसिपिटेशन मिलने की वजह से वो तो सेल धीरे धीरे यहाँ पे तो सारा जमा होता जाएगा। प्रिसिपिटेशन अवक्षेप का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो विलियन है वो पूरा गाढ़ा होता जाएगा, यानी प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, अवक्षेपण आ जाएगा, जिसकी वजह से आयनों का प्रवाह कम होगा, यानी यूं कह दूं कि सेल खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने Pb का इलेक्ट्रोड लिया है तो Pb+2 आयन मौजूद होगा, और Pb+2 आयन में होगा तो 2Cl- आकर के PbCl2 का अवक्षेप बना लेंगे, और इस वजह से भी सेल खराब हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोड Ag का हो या Pb का हो तो आपको सोल्ट ब्रिज में KCl नहीं भरना है, क्योंकि अगर भर लिया आपने KCl तो फिर वही अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा आपको AgCl का और PbCl2 की वजह से, PbCl2 का, जिसकी वजह से आपका रासायनिक सेल क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल खराब हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है एक बात। अब हम कहेंगे कि ये विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त कब तक होगी, जब तक यहाँ पे Zn की इलेक्ट्रोड पूरी जड़ ना जाए, मतलब पूरी ख़त्म ना हो जाए, सारी घुल ना जाए इसमें। जैसे जैसे Zn+2 आयन आ रही, कहने का मतलब ये पतली होती जा रही है, यानी कि घुलती जा रही है, तो जब तक पूरी घुल ना जाए। यहाँ पर कब तक प्राप्त होगा, या फिर क्या होगा, ये Cu+2 आयन जाके जमा होते पूरे Cu+2 आयन खपत ना हो जाए, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, या फिर जब तक सर्किट कंप्लीट है, मतलब स्विच ऑफ नहीं कर रखा आपने, तब तक विद्युत धारा प्राप्त होती रहेगी। या फिर आपने ये उल्टे यू आकार की नलिका बाहर नहीं निकाली है, मतलब इस सोल्ट ब्रिज को बाहर ना निकाला हो, तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी का हमें फ्लो ऑब्टेन होता। रासायनिक सेल के बारे में बात की, जिसमें अपने अभी पढ़ा कि ये दो इस तरह से Zn Zn की छड़ और इधर Cu की छड़ आपस में किसी एक चालक तार से जुड़ी हुई है, इधर एक लवण सेतु लगाया हुआ है। ठीक, अब आपने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन पढ़ी कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन बनाए हैं, और Cu+2 आयनों ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बनाया है, और फिर हमने इसकी नेट रिएक्शन लिख दी थी। अब हम कहेंगे इस सेल को प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो भाई इस सेल को प्रदर्शन का तरीका है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसकी है, Zn की है, डूबी किस में है,
उसके विलियन में डूबी हुई है। विलियन में कौन से आयन है, तो हम कहेंगे Zn+2 आयन बताएं अभी, और SO4 माइनस आयन 2 बताएं। तो Zn इलेक्ट्रोड अपने आयनों में डूबी हुई है। अपना आयन उसका कौन सा है, उसका कॉमन आयन कौन सा है, Zn+2 आयन है। तो SO के लिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि Zn जो कि एक सॉलिड इलेक्ट्रोड है, जो किस में डूबी हुई है, अपने आयन में डूबी हुई है। ऐसे प्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो अपन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कोई भी धातु अपने आयनों के सीधे संपर्क में हो तो उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cu सॉलिड है, एक बार के लिए यूँ कह दें Cu सॉलिड है जो अपने आयन में के साथ कांटेक्ट में है। तो कौन से आयन के साथ में कांटेक्ट में, Cu+2 आयन के साथ में कांटेक्ट में। तो एक सीधी लाइन रख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो हम कहेंगे इस सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि Zn की इलेक्ट्रोड थी जो कि सॉलिड थी, किस में डूबी हुई थी, Zn+2 आयनों में डूबी हुई थी, यानी ZnSO4 और ZnSO4 में डूबी हुई थी, जिसमें Zn+2 आयन मौजूद है। उसकी आप चाहो तो सांद्रता भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और विलीन अवस्था में तो आप एक्वस लिख सकते हो। फिर उसके बाद में इधर क्या लगा हुआ है, लवण सेतु, इधर आने से पहले। तो उस लवण सेतु को या सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ क्या हुआ था, यहाँ प्रोसेस जो हुआ था वो लिखना है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ये तो क्या है, केवल किसी एक पात्र में कोई विलियन अगर प्रदर्शित हो तो उस विलियन को कैसे शो करेंगे, उस इलेक्ट्रोड और विलियन को कैसे शो करेंगे, वो तरीका बताया मैंने कि अगर आपको सिर्फ हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करेंगे, धातु उसका आयन, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ था Cu+2 आयन जो कहाँ मौजूद थे, विलियन में मौजूद थे, जिसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में चला गया था। तो ये तो हुआ है डेनियल सेल का प्रदर्शन। इस तरह से आप डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका एक बार फिर से देख लीजिए। Zn जो कि इलेक्ट्रोड सॉलिड थी, किस में डूबी थी, ZnSO4 में डूबी थी, जिसमें कौन से आयन थे, Zn+2 आयन थे। या यूं मान लो, ऐसे कह दो कि Zn किस में परिवर्तित हो गई, Zn+2 आयन में। बीच में क्या हुआ है, लवण सेतु लगा हुआ है, ये सोल्ट ब्रिज लगा हुआ है। फिर क्या हुआ है, तो हमने कहा Cu+2 आयन थे जो किस में कन्वर्ट हो गए, Cu में कन्वर्ट हो गए। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लिखी जाएगी जो कि सॉलिड होगी। इस सेल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से लिखना है कि इस तरफ भी इलेक्ट्रोड आए और इस तरफ भी इलेक्ट्रोड आए। अगर ये बात याद रखोगे तो भी इसको आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक्वस ना लिख करके सांद्रताएं लिखी है, कंसंट्रेशन लिखी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे Zn+2 आयन और ये लवण सेतु, और यहाँ पे Zn+2 आयन की मान लीजिए सांद्रता 0.001 m है, मोलरिटी है। फिर यहाँ क्या हुआ था, Cu+2 आयन जिसकी सांद्रता कितनी है, मान लीजिए 0.01 m है, और किस में कन्वर्ट हुआ था, वो सॉलिड में। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। जब सांद्रताएं दी हुई हो, गिवन हो कंसंट्रेशन, तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। मान लीजिए इस सेल का विभव निकालना हो कि इस सेल का सेल विभव कितना आया है, तो इसका सेल विभव निकालने का तरीका यह है कि हम बोलेंगे ई सेल। ई सेल मतलब इस पूरे सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, पूरे सेल का ई सेल कितना है, सेल विभव कितना है, सेल पोटेंशियल कितना है। तो उसका तरीका है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिखाएगा। कैथोड बताइए लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, इसको राइट बोलते हैं या लेफ्ट कहेंगे ना, या इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इसको बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। तो राइट साइड में कौन है, कैथोड है, और लेफ्ट साइड में कौन है, एनोड है। तो हम कहेंगे इसको आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी बोल सकते हो एनोड को।